हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी और वहां से फिर हमने स्पेसिफिक रोटेशन और मोलर रोटेशन इनके लिए फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमारे पास कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, उस डिवाइस की अरेंजमेंट पढ़ेंगे, कैसा वो बनता है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, उसका सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे। इसी के साथ साथ उस डिवाइस की वर्किंग भी हम स्टडी करेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहली बात, जो डिवाइस हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं पोलराइमीटर। पोलराइमीटर इज a device which is used to calculate या to measure optical activity of a substance। यहां पे जो मैं सब्सटेंस कंसीडर कर रहा हूं वो मेरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको पोलराइमीटर की कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। पोलराइमीटर के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक मेटल ट्यूब होती है। थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक मेटल ट्यूब होती है। उस मेटल ट्यूब के अंदर हमारे पास ये हॉलो जगह होती है, खाली जगह होती है। इसमें हमने हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में प्लेस करना होता है। तो ये हॉलो स्फीयर हमने क्यों बनाया हुआ है, ये हॉलो पार्ट हमने क्यों बनाया हुआ है, ताकि हम इसमें हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी कि हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो प्लेस कर सकें। ये जो हमारा मेटल बॉडी है, इसका जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट का पार्ट में एक निकोल प्रिज्म हमने रखा होता है और इस निकोल प्रिज्म को हम बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर। फिर अगर मैं इस मेटल बॉडी की राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहां पे भी हमने एक निकोल प्रिज्म रखा होता है जिसे हम बोलते हैं एनालाइजर। तो एक होता है पोलराइजर और दूसरा होता है एनालाइजर। दोनों के क्या क्या यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जो हमारे पास हमारा एनालाइजर वाला निकोल प्रिज्म है, वहां पे हमने एक सर्कुलर स्केल जो है वो लगाया होता है और उस सर्कुलर स्केल पे हमने एंगल्स जो है वो मार्क किए होते हैं डिग्रीज के अंदर। ये सर्कुलर स्केल ही हमें ये बताएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारा सब्सटेंस है उसने कितने डिग्री के थ्रू हमारी लाइट को रोटेट कर दिया। तो ये हमारे पास हमारा सर्कुलर स्केल होता है। फिर यहाँ पे हमने एक लेंस लगा रखा होगा और उस लेंस के पास हमारी आई होती है ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें जो भी हमने यहाँ पे लाइट वगैरह देखनी है, किस एंगल से रोटेट हुई है, जो भी है। तो यहाँ पे हमारा ये लेंस होता है, ये आई पीस होता है। ठीक है। तो पोलराइमीटर जो होता है वो दिखने में ऐसा होता है। अभी इसमें मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्लेस नहीं किया। ठीक है। अब पोलराइजर के अंदर आप क्या पास करवाते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। इसके थ्रू ऑर्डिनरी लाइट पास करवाएंगे, फिर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पे कोई सोर्स चाहिए, हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए ऑर्डिनरी लाइट का। तो ये तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो दिखा दिया, सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। इसमें से फिर हमारी ऑर्डिनरी लाइट जो है वो बाहर निकलेगी। ऑर्डिनरी लाइट की निशानी क्या होती है, इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सभी प्लेन्स के अंदर हो रही होती हैं। तो ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वर्किंग पहले बता देता हूं। हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट है वो हम पास करेंगे फर्स्ट निकोल प्रिज्म के थ्रू।
जो हमारा फर्स्ट निकोल प्रिज्म होता है उसे हम पोलराइजर बोलते हैं। उसे हम पोलराइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड कर देगा, इसलिए इसका नाम पोलराइजर होता है। तो हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट होगी वो पोलराइजर के थ्रू पास होके प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई, वो लाइट जो है हमारी को चली गई। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लेस नहीं किया हुआ, तो वो लाइट हमारी यहाँ पे ऐसे सीधा चली गई, सीधा चली जाएगी और एनालाइजर पे जाके स्ट्राइक करेगी। जो हमारा एनालाइजर होता है वो पैरेलल पोजीशन पे नहीं होता, वो किसी और ही पोजीशन पे होता है। जैसे यहाँ पे जो मैंने पैरेलल शो किया हुआ है ना, तो शुरू में ये दोनों पैरेलल नहीं होते, दोनों की एक्सिस अलग अलग होती है। इसकी एक्सिस अलग होती है, इसकी एक्सिस अलग होती है। तो मैंने जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाई, सॉरी ऑर्डिनरी लाइट पास करवाई, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो मैंने एनालाइजर के थ्रू पास करवानी है। दोनों के एक्सिस डिफरेंट होने की वजह से वो उसमें से पास नहीं हो रही। तो अगर मुझे इसमें से पीपीएल को पास करवाना है तो दोनों का एक्सिस सेम करना पड़ेगा। दोनों का एक्सिस सेम करने के लिए मैं एनालाइजर को थोड़ा थोड़ा रोटेट करता हूँ। एनालाइजर को थोड़ा थोड़ा रोटेट करूंगा, रोटेट करने पे दोनों के जो एक्सिस होंगे वो सेम हो जाएंगे। दोनों के एक्सिस सेम होते ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से भी पास करेगी, लेंस में जाएगी और हमें आंखों में दिख जाएगी। तो उससे मैं बोलूंगा मेरी इनिशियल ऑब्जर्वेशन। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली ऑप्टिकल एक्टिविटी को पता करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली स्पेसिफिक रोटेशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक इनिशियल रीडिंग लेते हैं। जब हम इनिशियल रीडिंग लेते हैं तो हम हमारे पोलराइमीटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं रखेंगे, सिंपल ऑर्डिनरी लाइट पास करवाएंगे पोलराइजर के थ्रू, वो कन्वर्ट हो जाएगी पीपीएल में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एनालाइजर से पास करवाने के लिए हम एनालाइजर को स्पेसिफिक एंगल से रोटेट करते हैं। तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक हमें डार्कनेस की जगह ब्राइट लाइट दिखना शुरू ना हो जाए। जब हमारे पास कंप्लीट ब्राइटनेस आ जाती है तब हम उसे दोबारा रोटेट करते हैं, और तब तक रोटेट करते हैं जब तक वहां पे डार्कनेस ना आ जाए। वो हमारे पास जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम बोलते हैं इनिशियल रीडिंग। मैंने आई बोल दिया। अब इनिशियल रीडिंग हमने ले ली है। इनिशियल रीडिंग लेने के बाद इस हॉलो प्लेस में मैं क्या करूंगा, मेरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लेस करूंगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है मेरा वो सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब की लेंथ मैंने एल ले ली और यहाँ पे कंसेंट्रेशन जो है वो सी है, सपोज करो। अब मुझे दोबारा फिर से ये काम करना है। मैं पोलराइजर के थ्रू ऑर्डिनरी लाइट जो है वो पास करवाऊंगा। पोलराइजर के थ्रू जब मैं ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाऊंगा वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारी पास होगी सॉल्यूशन के थ्रू। क्योंकि सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देगा। बेंड होने के बाद वो लाइट जाएगी एनालाइजर के थ्रू और वहां पे हमें डार्कनेस स्पॉट होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे एनालाइजर को रोटेट करेंगे। तब तक रोटेट करेंगे जब तक ब्राइट स्पॉट ना आ जाए, और ब्राइट स्पॉट आने के बाद भी हम रोटेट करते रहेंगे जब तक दोबारा डार्कनेस ना आ जाए। तो जब मैंने इसको रोटेट किया, रोटेट करने पे पहले दोनों की एक्सिस सेम होगी, ब्राइट स्पॉट आएगा। ब्राइट स्पॉट आने के बाद भी इसको रोटेट करता रहूंगा, धीरे धीरे ब्राइट स्पॉट डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वहां पे फिर से कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी, वहां पे मैं एनालाइजर को घुमाना बंद कर दूंगा और उसके रिगार्डिंग सर्कुलर स्केल पे रीडिंग देख लूंगा। सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग आ रही होगी वो मेरी होगी फाइनल रीडिंग, यानी कि एफ। फिर जब मैं दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस ले लूंगा, वहां से मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो कैलकुलेट कर लूंगा। फाइनल और इनिशियल रीडिंग का जो डिफरेंस होता है, एंगल्स का डिफरेंस, वो मुझे अल्फा की वैल्यू दे देगा, एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू दे देगा। अब अगर अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही होगी तो हमारा सब्सटेंस जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। अगर इनका डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव आने का मतलब है कि जो रोटेशन है वो लीवर रोटेटरी है और हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये हमारे पास हमारा पूरा प्रोसीजर होता है मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी का।
तो ये हमारे पास हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड था। मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने ये देखा कि ऑप्टिकल रोटेशन को कैलकुलेट करने का सबसे इजी मेथड है उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। जिस सब्सटेंस की भी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करना चाहते हो उस सब्सटेंस को आपको पोलराइमीटर के अंदर डालना है। जैसा मैंने आपको बताया वैसे आपको रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग्स का डिफरेंस लोगे आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार रिपीट कर सकते हो 3-4 रीडिंग्स लेने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा रीडिंग्स आप लोगे आपकी एक्यूरेट वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, मतलब एक्यूरेट वैल्यू आने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल मेथड है। हम हर टाइम प्रैक्टिकल मेथड यूज नहीं कर सकते ऑप्टिकल एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए। बिना प्रैक्टिकल किए भी मुझे बताना आना चाहिए कि मेरा सब्सटेंस जो है वो कैसी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। अब इसमें देखो, मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूं। टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हमें क्या करना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के कुछ केमिकल एस्पेक्ट बताने हैं। मतलब केमिकल एस्पेक्ट बताने से मेरा ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे हमेशा एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ केमिकल पॉइंट बताऊंगा, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट बताऊंगा। वो पॉइंट्स आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को आप चेक करोगे अपने कंपाउंड के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बताओगे कि आपका जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को कुछ केमिकल टर्म्स के साथ रिलेट कर रहा हूँ। सबसे पहली केमिकल टर्म हमारे पास क्या आएगी, देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए हमारे कंपाउंड को 3 कंडीशन जो है वो बतानी होती है। पहली कंडीशन ये है, आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। उसे फिर हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल देते हैं, ठीक है, और स्टीरियो सेंटर भी बोल देते हैं। तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी शो करेगा जब उसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। चाहे कायरल कार्बन बोल लो, चाहे एसिमेट्रिक कार्बन बोल लो, चाहे स्टीरियो सेंटर बोल लो, तीनों का मीनिंग जो है वो सेम ही है। अब बात यहां पे ये आती है कि कायरल कार्बन होता क्या है। आपको आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जो 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस के साथ अटैच होगा, ठीक है। कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। चारों बॉन्ड जो है वो हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ शो करने हैं। तो अगर हम चारों बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ शो करते हैं, इस कार्बन को फिर हम कायरल कार्बन बोलते हैं और इसके ऊपर स्टार लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि जो भी कार्बन हमारा कायरल कार्बन होता है वो 4 अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, उसी की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये पहली कंडीशन है। जो भी कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा उस कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना जरूरी है। एटलीस्ट एक कायरल कार्बन तो आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फिर कितने मर्जी कायरल कार्बन आ जाए वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये होती है, हम हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज जो है वो निकालेंगे। जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है उसकी जो मिरर इमेज होती है वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल आती है। अब यहां पे 2 बातें हैं। मिरर इमेज कैसे निकालेंगे और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे आएगी। देखो, आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, उस मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें बनानी है,
क्योंकि हमारे सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनमें जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो सपोज करो मेरा जो मॉलिक्यूल है उसकी ये ज्योमेट्री आ रही है, फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। इस वर्टिकल लाइन को मैं मिरर बोल दूंगा। मिरर इमेज हम कैसे बनाते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स हमने एज इट इज लिखने होते हैं। वर्टिकल ग्रुप्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ग्रुप मिरर के पास होते हैं वो मिरर के पास ही बनेंगे, जो ग्रुप मिरर से दूर होते हैं वो मिरर से दूर ही बनेंगे। इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने जब इसकी मिरर इमेज बनाई तो क्या बनेगी, वर्टिकल ग्रुप एज इट इज, ई जो था वो ओरिजिनल इमेज में मिरर के पास था, तो मिरर इमेज में तो मिरर के पास ही बनेगा। ए जो था वो मिरर से दूर था, तो ये मिरर से दूरी बनेगा। फिर ये वाली बॉन्ड मैंने ऐसे शो की हुई थी, मिरर इमेज में ये वाली बॉन्ड ऐसे हो जाएगी, उससे बिल्कुल अपोजिट। तो हमारे पास इस कंपाउंड की मिरर इमेज ये आ गई। तो इस तरीके से आपको मिरर इमेज बनानी होती है मॉलिक्यूल्स की। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास मिरर इमेज आई है उसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखना है। मतलब आपको माइंड में इमेजिनेशन करनी है, हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इसको इमेजिनरी उठा के इसके ऊपर रख दिया। जब मैं मिरर इमेज को ओरिजिनल इमेज के ऊपर उठा के रखूंगा तो मैंने क्या देखा, डी से ई तो मैच हो रहा है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे राइट में आ रहा है ई, यहां पे राइट में आ रहा है ए, दोनों मैच नहीं कर रहे। यहां पे लेफ्ट में आ रहा है ए, यहां पे लेफ्ट में आ रहा है ई, दोनों मैच नहीं कर रहे। तो मतलब जब आप इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो हमारी जो दो इमेजेस हैं, मिरर इमेज और ओरिजिनल इमेज, वो आपस में मैच नहीं हो रही। अगर हमारी ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज आपस में मैच नहीं होती हैं, एग्जैक्टली मैच नहीं होती हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। तो ये दूसरी कंडीशन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आनी चाहिए। फिर हमारे पास होती है हमारी तीसरी एंड फाइनल कंडीशन। तीसरी और फाइनल कंडीशन है, मॉलिक्यूल के पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो मॉलिक्यूल में एब्सेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो 4-5 टाइप के होती हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये सारे एलिमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारे वो टूल्स होते हैं जो इमेजिनरी होती हैं, और अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, चाहे उसमें कितने मर्जी कायरल कार्बन हो, चाहे उसकी मिरर इमेज कितनी मर्जी नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। आपका कोई मॉलिक्यूल है वो पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उस केस में वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। एक्चुअली तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी फेल हो जाएगी तो हमारा कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो कंपाउंड अगर तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो इसी के बेसिस पे हम जज करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं है। तो ये हमारे पास हमारा केमिकल कंसेप्ट हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डेफिनेशंस आ जाती हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए। वो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। वो है हमारे पास, फर्स्ट डेफिनेशन इज एनेंटियोमर्स, सेकंड डेफिनेशन इज डायस्टीरियोमर्स, थर्ड डेफिनेशन इज मीसो कंपाउंड्स। मीसो कंपाउंड्स एक और डेफिनेशन यहां पे पढ़ सकते हो, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर।
तो ये डेफिनेशंस हमें डिस्कस करनी है लास्ट। ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक वो हमारा फिनिश हो जाएगा। 3 प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी थी इस चैप्टर में, पहली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ एनेंटियोमर्स को। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? देखो, पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are non-superimposable mirror images of each other. Non-superimposable mirror images of each other. एनेंटियोमर की डेफिनेशन में मैंने आपको 2 कंडीशंस बता दी। सबसे पहली बात, एनेंटियोमर जो होता है वो कोई सिंगल कंपाउंड नहीं होता। एनेंटियोमर में हम पेयर लेके चलते हैं। मतलब जब भी मैं एनेंटियोमर्स की बात करूंगा तो मैं वहां पे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ना कि सिंगल एटम की। तो ये हमारे पेयर होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के। ऑप्टिकली एक्टिव वो तभी होगा जब उसमें कायरल कार्बन होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनके पेयर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 2-क्लोरोब्यूटेन का। तो 2-क्लोरोब्यूटेन हमारे पास कुछ ये होता है, जो हमारा कार्बन है वो चारों अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कार्बन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं इसकी मिरर इमेज ले रहा हूं। इसकी मिरर इमेज में क्या होगा? क्लोरीन एज इट इज वो वर्टिकल पोजीशन पे है। इथाइल मिरर के पास था तो वो मिरर के पास ही बनेगा। CH3 मिरर से दूर था तो मिरर से दूरी बनेगा। और हाइड्रोजन भी हमारा जो है वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ये थी हमारे पास हमारी ओरिजिनल इमेज, और ये आ जाएगी उसकी मिरर इमेज। मैं एक बार इसको दोबारा बना रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला केस है, 2-क्लोरोब्यूटेन है ये थी ओरिजिनल इमेज। ये आ गया मिरर, और ये आ गई उसकी मिरर इमेज। तो इन दोनों इमेजेस की इकट्ठी बात कर रहा हूं मैं। ये वाली जो हमारी दोनों इमेजेस हैं, वो दोनों सी इमेजेस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की हैं। ये कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन। क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो ये दोनों कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। जो मैंने इनकी मिरर इमेज बनाई है, ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज, अगर मैं मिरर इमेज को उठा के ओरिजिनल इमेज के ऊपर रखूंगा तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल आएगी। क्योंकि इथाइल के ऊपर मिथाइल ग्रुप आएगा, यहाँ पे मिथाइल के ऊपर इथाइल ग्रुप आएगा, दोनों ग्रुप सेम नहीं आ रहे। सेम नहीं आएंगे तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ये जो हमारा पेयर है, ये पेयर ऑप्टिकली एक्टिव भी है और एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज भी है। जो भी ये 2 कंडीशन फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। तो ये है हमारे पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, दोनों के दोनों। एनेंटियोमर्स में जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड होता है और जो हमारा मिरर कंपाउंड होता है, दोनों की रोटेशन जो होती है वो ऑपोजिट आ रही होती है। मींस अगर ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये हमारा लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है ना? ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज दोनों के अंदर जो रोटेशन आ रही होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर ये लीवो होता तो ये डेक्स्ट्रो होता, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है। ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन होती है एनेंटियोमर्स की। एनेंटियोमर्स में मैंने 2 बातें बताई, ऑप्टिकली एक्टिव भी होनी चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी होनी चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव भी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। डायस्टीरियोमर्स में क्या है? डायस्टीरियोमर्स में भी हम पेयर की बात ही करते हैं, सिंगल की बात नहीं करेंगे। जो डायस्टीरियोमर के अंदर हमने पेयर लिया होता है वो पेयर भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है
नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, पर वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। जो हमारा पेयर है, दोनों जो कंपाउंड है पेयर में, वो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, उनकी जो इमेजेस होंगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होंगी, पर उनकी जो इमेजेस मैंने ली होंगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होने के साथ साथ मिरर नहीं होंगी। नॉन सुपर इम्पोजिबल तो हैं लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया था, ये मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई थी। मिरर इमेज बनाने पे तो एनेंशियमल बन जाते हैं, मैंने मिरर इमेज नहीं बनाई। मैंने देखो क्या किया, मैंने इन दोनों मॉलिक्यूल्स और एटम्स की पोजीशन चेंज कर दी। यहां पे बना दिया CH2 CH3, यहां पे Cl, बाकी सब कुछ मैंने सेम रहने दिया। अब जब आप इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करोगे, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों के दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल भी आएंगे। क्लोरीन के ऊपर इथाइल ग्रुप आएगा, इथाइल के ऊपर क्लोरीन आएगा, सेम नहीं है, तो दोनों के दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल भी आएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ये वाली इमेज मैंने मिरर इमेज नहीं बनाई, इसमें तो बस मैंने दो एटम्स की पोजीशन या दो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, ये दोनों कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तीनों कंडीशंस जहां पे फॉलो होती हैं, उस पेयर को हम बोलते हैं डायस्टेरियोमेरिक पेयर। तो ये हमारे डायस्टेरियोमर्स आ गए। फिर आ जाती है हमारे पास हमारी थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है हमारी मीसो कंपाउंड्स की। मीसो कंपाउंड्स हमारे कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनके पास कायरल कार्बन होता है, जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल आती है, पर इनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस सिमेट्री एलिमेंट की वजह से ऑल ओवर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाती है। पहली दो कंडीशन तो जेन्युइन थी, बिल्कुल एक्जैक्ट थी, लेकिन जो उससे अगली कंडीशन है उसमें दिक्कत हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इनमें प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है। इसका एग्जांपल फिर हमारे पास आता है मीसो टार्टरिक एसिड। मीसो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने देखा इसके अंदर दो दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, दो कायरल कार्बन है। इसकी जो मिरर इमेज आती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आती है। अगर आप मिरर इमेज को ओरिजिनल इमेज के ऊपर रखोगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी। तो आपने देखा पहली दो कंडीशन अच्छे से सेटिस्फाई हैं, जो होनी चाहिए वही कंडीशंस आ रही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को यहां से कट कर देता हूं, तो यहां से कट करते ही मेरा मॉलिक्यूल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो है वो वाली लाइन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा ऐसा प्लेन होता है जो हमारे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस लाइन ने हमारे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो कंपाउंड्स पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं लेकिन कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बना पाते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उनके नाम के आगे फिर हमें मीसो लगाना पड़ता है, वो हमारे मीसो कंपाउंड्स हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मैंने टार्टरिक एसिड के सामने मीसो लगा दिया। ये थे हमारे पास हमारे थर्ड टाइप के कंपाउंड। मीसो कंपाउंड में जो हमारा ऊपर वाला हाफ होता है मॉलिक्यूल का, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल का जो हाफ है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ रही होती है। जब मैंने इस मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट किया ना, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो है वो नीचे वाले मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आ रहा है। मिरर इमेज आने का मतलब है ऊपर वाले कार्बन की रोटेशन होगी अलग,
नीचे वाले कार्बन की रोटेशन होगी अलग, ऊपर वाला कार्बन अगर डेक्स्ट्रो है तो नीचे वाला लीवो होगा, फिर ये दोनों एक दूसरे की रोटेशन ही कैंसिल कर देते हैं, दैट्स व्हाई हमारा कंपाउंड जो है वो ऑल ओवर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। मॉलिक्यूल के एक पार्ट ने दूसरे पार्ट की रोटेशन को कैंसिल कर दिया, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक था मीसो टार्टरिक एसिड का, यानी कि मीसो कंपाउंड्स का। फिर आ जाती है हमारे पास हमारी लास्ट डेफिनेशन। लास्ट डेफिनेशन है हमारी रेसमिक मिक्सचर की। रेसमिक मिक्सचर में हमें क्या करना होता है, हमें हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और लीवोरोटेटरी कंपाउंड दोनों कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करना होता है इक्वल अमाउंट्स में। जब आप सेम सब्सटेंस को डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों फॉर्म में ले लोगे और दोनों की इक्वल अमाउंट्स जो है वो मिक्स कर दोगे, तो डेक्स्ट्रो वाली रोटेशन जो होती है वो लीवो वाली रोटेशन से कैंसिल हो जाती है। हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर हमारा ऑल ओवर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो रेसमिक मिक्सचर की हमारे पास डेफिनेशन आती है, रेसमिक मिक्सचर कंटेन इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स so that their rotation cancel each other and the mixture becomes optically inactive। उस मिक्सचर को फिर हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब मीसो कंपाउंड में मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स ने आपस में रोटेशन में कैंसिल कर दी थी, जिस वजह से हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया था। मैं फिर उसे बोल रहा था इंटरनल कंपनसेशन। लेकिन यहां पे मेरे दो कंपाउंड्स ने अपने आप रोटेशन कैंसिल नहीं की, मैंने उनको जबरदस्ती मिक्स किया इक्वल अमाउंट में, उसके बाद रोटेशन कैंसिल हुई है। तो रेसमिक मिक्सचर में अपने आप रोटेशन कैंसिल नहीं हुई, हमने की है, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो मीसो कंपाउंड में होती है इंटरनल कंपनसेशन, रेसमिक मिक्सचर में होती है एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिगार्डिंग। ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।